Hello and good evening all of you. Welcome to the another session of Polity series. This is lecture number 9. In this previous lecture we discussed about the fundamental rights. We began with it. हम लोगों ने आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन, आर्टिकल 13 आपका जुडिशियल रिव्यू या जो भी फंडामेंटल राइट्स या कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के आड़े आता है उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आर्टिकल 13 एंड राइट टू इक्वालिटी, उसमें भी हमने इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट देखा था। आज जो है हम लोग आर्टिकल 15, 16, 17 और 18 की बात करेंगे। 15 और 16 को थोड़ा इलैबोरेटली पढ़ेंगे। 17 और 18 छोटे छोटे आर्टिकल है, उनको क्विकली पढ़ेंगे एंड द कंसेप्ट ऑफ रिजर्वेशन भी देखेंगे। रिजर्वेशन का कंसेप्ट है क्या, रिजर्वेशन क्या चीज है, ये अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी जो है वो रिजर्वेशन क्या है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। आपको कोई भी डाउट होता है या कोई भी समस्या होती है आप हमें हमेशा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हमारा नंबर भी दिया हुआ है इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आर्टिकल 15 की बात करते हैं अगर, तो आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, कि आप किसी भी व्यक्ति को इन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। और वो ग्राउंड कौन कौन से हैं? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि हाँ भैया ठीक है, इन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, पर इसके अलावा जो ग्राउंड्स हैं उन पे डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। तो इन ग्राउंड्स को छोड़ के डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही देखो आर्टिकल 15 और 16 जो है ना साइमल्टेनियसली चलेंगे। 15 जो है आप वहां पे आपको 15 में रिजर्वेशन कहाँ मिल जाएगा आपको? एजुकेशन में। 16 में रिजर्वेशन कहाँ मिलेगा आपको? आपका जॉब्स में। ठीक है, तो इसके अलावा जो है आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। और क्या है कि इसी डिस्क्रिमिनेशन के, अब डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत तरीके से हो सकता है और कई बार क्या होता है कि रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन भी करना पड़ता है स्टेट को। तो क्या होता है उसके लिए भी इसको दिया गया है संविधान में ही। इसलिए जो है आगे जो हम देखेंगे 4 एक्सेप्शंस भी हैं आर्टिकल 15 के। तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 है। ये कौन सा है? दिस इज सब क्लॉज 1। नाउ The next is सब क्लॉज नंबर 2। सब क्लॉज 2 क्या बोलता है जल्दी से देख लेते हैं। नो सिटीजन शैल, मैंने आपको पहले भी बताया शैल का मतलब होता है होना ही होना है। कोई नानुकुर नहीं होगी, इसमें कोई नानुकुर नहीं होगी, आपको ये चीज माननी ही माननी है। नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली ऑफ, देखिए ये ओनली वर्ड देखिए, ठीक है, ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, liability, restriction or condition with regard to कहाँ? Access to shops, place, public restaurants, hotels and places of public entertainment। एग्जाम्पल की बात करूं तो आप किसी भी ट्रांसजेंडर पर्सन को, क्योंकि दैट इज अ क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ सेक्स, आप ये नहीं कह सकते कि बिकॉज यू आर अ ट्रांसजेंडर यू कैन नॉट एंटर द होटल और अ पब्लिक प्लेस। दैट इज prohibited under the constitution itself. It is the fundamental right of that person that they can access the public places or any places without any restriction, अब देखो मैंने आपको बताया था कि सोसाइटी जो है, सोसाइटी किसे जन्म देती है? लॉज को। सोसाइटी किसे जन्म देती है? लॉज को। ठीक है, तो द यूज ऑफ वेल्थ, देखो आप अगर पुराने जमाने में जो पुराने लोग होंगे या आपके दादा दादी घर में होंगे तो उनसे पूछिएगा कि किस प्रकार से अपर क्लास जो है लोअर क्लास को, कास्ट को जो है एक्सप्लॉइट करती थी। उस टाइम पे पानी के जो कुएं होते थे वो भी अलग अलग होते थे। तो वही चीज़ रिफ्लेक्ट कहाँ हुई? वही चीज़ रिफ्लेक्ट हुई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि भैया इन ग्राउंड्स पे जो है आप यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग गार्ड्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन्ड होली, और देखिए ये भी ध्यान देगा, होली और पार्शियली आउट ऑफ
स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक। तो ठीक है, आपने प्राइवेटली मेंटेन किया है तो वहाँ आप इन ग्राउंड्स पर रोक सकते हैं, लेकिन जहाँ पे चीज़ें पब्लिक या स्टेट द्वारा ओन्ड है या उसके द्वारा मेंटेन किए जा रहे हैं वहाँ आप लोगों को नहीं रोकेंगे। तो ये क्या, कौन सा आर्टिकल कह रहा है? ये कह रहा है आपका आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2। अब देख लेते हैं आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 क्या कहता है। ठीक है, Nothing in this article shall prevent the state from maintaining any special provision for women and children। तो ये इसका क्या हो गया? ये इसका एक्सेप्शन हो गया। ये क्या हो गया इसका? ये इसका एक्सेप्शन हो गया कि ठीक है आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, बट आपने वुमेन एंड चिल्ड्रन को, चलो चिल्ड्रन की बात छोड़ दें, अगर वुमेन को हमने एक स्पेशल कैटेगरी मान लिया तो एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। बट आप आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 में क्या कहते हैं कि भैया कोई भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक टाइप का एक्सेप्शन है आर्टिकल 15 का कि आपको लगता है तो वुमेन एंड चिल्ड्रंस के लिए आप अलग से प्रोविजन बना सकते हैं। नोट कर लीजिएगा आप इस बात को कि आप चिल्ड्रन एंड वुमेन्स के लिए अलग से प्रोविजन बना सकते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, और वो प्रोविजन बनाएगा कौन? वो स्टेट ही बनाता है। ठीक है, अब बात करें आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 की, तो वो क्या कहता है? नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 ऑफ द आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 क्या है? तो आर्टिकल 29 है एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी आप यहाँ पे इसको समझिए, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स और फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो यहीं से बात शुरू होगी रिजर्वेशन की। कॉन्स्टिट्यूशन ने किसे पावर दे दी? कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट को पावर दे दी कि अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसी क्लास है या कोई भी ऐसी कास्ट है जो कि बैकवर्ड लगती है, आपको जो है पिछड़ी भी लगती है, ऑन विच बेसिस? ऑन बेसिस ऑफ सोशल एंड एजुकेशन। अभी इकोनॉमिक की बात नहीं आई है, इकोनॉमिक की बात आगे आएगी, क्योंकि इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया है वो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। ठीक है, तो सोशली एंड एजुकेशनल बेसिस पे जो है आप यहाँ पे आरक्षण दे सकते हैं। अभी कहाँ होगा? सिर्फ एजुकेशन में। आर्टिकल 15 में कहाँ होगा? सिर्फ एजुकेशन में। अलग अलग एक्ट्स बनाए जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास और सिटीजन और किसे? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को आप यहाँ पे रिजर्वेशन दे सकते हैं। और इसको रिजर्वेशन देने के लिए ही, ऐसे रिजर्वेशन देने के लिए ही मंडल कमीशन बिठाया गया था। मंडल कमीशन हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 16 में। ठीक है, जहाँ पे कि आर्टिकल 15 के अंदर तो एजुकेशन के अंदर राइट दिया गया, पर आर्टिकल 16 में हम बात करेंगे प्रमोशंस की, रिजर्वेशन इन प्रमोशन की और रिजर्वेशन इन जॉब्स की। ठीक है, अब बात करें अगर हम, तो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया कब? 2003 में। 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया 2003 में। ठीक है, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया? 2003 में। इससे क्या दिया गया? इससे 27% कोटा दिया गया ओबीसीज को। किसमें? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, इंक्लूडिंग द इंस्टीट्यूट्स लाइक IITs एंड IIMs। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से। ठीक है, कौन सा? 93rd अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, और उसके लिए कौन सा एक्ट लाया गया था? उस एक्ट का नाम था सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन। क्या था? सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एजुकेशन एक्ट। इसके लिए ये एक्ट लाया गया। ठीक है, तो उससे क्या दे दिया गया? 27% रिजर्वेशन दे दिया गया। किसको? ओबीसी को, दैट इज अदर बैकवर्ड कास्ट को। ठीक है, अब बात करें कि ये किसको रिजर्वेशन दिया यहाँ पर?
यहाँ पर दिया आपने अदर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को। उनका रिजर्वेशन तो पहले से था, बट मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद जो है 27% रिजर्वेशन किसे दिया गया था, अदर बैकवर्ड क्लासेस को। ठीक है, और इसके अलावा जो है यहीं पे एजुकेशन में भी 10% रिजर्वेशन दिया गया है, किसको, EWS को। किसको दिया गया है, EWS को, दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि आर्टिकल 16(4) में किसको दिया गया है रिजर्वेशन, अदर बैकवर्ड क्लास को, आफ्टर मंडल कमीशन रिपोर्ट। मंडल कमीशन रिपोर्ट इज ऑल्सो नोन एज द सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। ठीक है, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। ठीक है, किसको, 16(4) में ओबीसी को, कहाँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इंक्लूडिंग IITs प्लस IIMs। ठीक है, तो IITs और IIMs में भी जो है रिजर्वेशन की प्रक्रिया या आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो होती है या वो लागू होती है। ठीक है, अब बात करें अगर हम EWS रिजर्वेशन की, दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो कौन सा आया आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आप 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देखेंगे। ठीक है, तो ओबीसीज को तो किससे मिला, 93rd से, उसी से रिलेटेड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बन जाएगा 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ध्यान से देखिएगा, 193 से क्या बना, रिजर्वेशन दिया गया 27% ओबीसीज को, प्लस 10 कर देंगे 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, जो कि अभी थोड़े सालों पहले ही आया है, ये किसे दिया गया, और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल या कॉन्स्टिट्यूशन में या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बनाया गया या उसको कॉन्स्टिट्यूशनल एक अथॉरिटी का दर्जा दिया गया वाया 102nd अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, तो EWS रिजर्वेशन 16(6) में ये इंक्लूड किया गया था। ये किससे आया है, 16 सब क्लॉज 6 में मिलेगा आपको। ठीक है, और ये किससे आया है, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। और ये क्या कहता है, ये क्या कहता है कि जो भी लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन्हें 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसकी बात करता है ये 10% रिजर्वेशन की, कहाँ, एजुकेशन में प्लस जॉब्स में। ठीक है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि ये 50% जो इंदिरा स्वाने केस में 50% लिमिट सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी थी उसको ये ब्रीच कर रहा है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में इसका जो मानक है वो भी बचा हुआ है, देखते हैं क्या होगा। तो ये किसकी बात है, EWS रिजर्वेशन की। ठीक है, मैंने 16 सब क्लॉज 6 आपको पहले पढ़ा दिया। ठीक है, आर्टिकल 16 से। ठीक है, क्योंकि 16 जो है बहुत बड़ा आर्टिकल है। ठीक है, उसको पढ़ते पढ़ते टाइम लगता है। तो 15 से क्या हो गया, 15 ने बोला कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, RRCS दैट इज रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स के बेसिस पे आप कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। आपको रिजर्वेशन दे दिया कहाँ पे, एजुकेशन में, किससे, 93rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ओबीसीज को एंड SCs एंड STs को किस में, एजुकेशन में। आर्टिकल 16 भी कुछ ऐसी बात करता है। अब आपने पढ़ाई कर ली, ठीक है, आपने पढ़ाई कर ली लेकिन आपको जॉब नहीं मिली तो उसको क्या फ़ायदा, तो किसकी बात करेगा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की। किसकी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की। कि आप ये नोट्स भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा स्क्रीन दूं, उससे मुझे भी एक कुछ वाटर ब्रेक मिल जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 16 किसकी बात करता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की। अब आपको लगेगा कि यार ठीक है, पढ़ाई सबने कर ली, आपने पढ़ाई में रिजर्वेशन दे दिया, लेकिन कई बार क्या देखा गया कि एजुकेशन के बावजूद जो रिप्रेजेंटेशन था कुछ क्लासेस का एंड कुछ कास्ट का, ठीक है, तो वो कम था। तो ये देखा गया कि उसको भी ज़रूरी है कि रिजर्वेशन दिया जाए। तो यहाँ पे रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को तो पहले से ही है, बट फिर जॉब्स में कहाँ से दिया गया, आर्टिकल 16 के अंदर, क्योंकि आपको इक्वालिटी लानी थी अपॉर्चुनिटी की। ठीक है, कि आपको समान रूप से आप सबको अपॉर्चुनिटी दें। तो देख लेते हैं आर्टिकल सब क्लॉज 1 क्या बोलता है, देयर
इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी स्टेट ऑफिस अंडर द स्टेट। तो इससे क्या पता लगा कि एम्प्लॉयमेंट में, जॉब्स में, जो सरकारी नौकरियां हैं, सिर्फ सरकारी नौकरियां हैं, प्राइवेट में स्टेट के पास पावर है। जैसे शायद हरियाणा ने ये काम किया है कि कुछ उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में भी वहाँ के लोकल्स को रिजर्वेशन दिया है, बट वो एक अलग बात है, शायद उसको चैलेंज भी किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। बट देन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि जो भी सरकारी नौकरी है, जो भी स्टेट नौकरी देता है, उसके अंदर आप आर्टिकल 16 के अंदर लोगों को जो है आप इक्वालिटी देंगे अपॉर्चुनिटी की। ठीक है, ये तो बात सही है, अभी यहाँ रिजर्वेशन की कोई बात नहीं आई है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि आप इक्वालिटी देंगे अपॉर्चुनिटी की, और आप जो है किसी भी सिटीजन को ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ, ठीक है, ये ओनली वर्ड दोबारा आ गया, ठीक है, ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम। ठीक है, अब ये जो रेजिडेंस है ना दोस्त, जिसको डोमिसाइल भी बोलते हैं, ये रेजिडेंस वर्ड जो है बड़ी प्रॉब्लम करता है, इसने बड़ी लिटिगेशन दी, क्योंकि क्या हुआ कि कई सारे स्टेट्स ने, और आज भी आप देखेंगे अगर, तो कई सारी स्टेट ने क्या कह दिया कि अगर आपको इस स्टेट में नौकरी करनी है तो आप जो है इस पर्टिकुलर स्टेट के डोमिसाइल्ड होने चाहिए। जैसे जो एबीसी पे बच्चे में देख रहे होंगे, तो उत्तराखंड में भी कुछ जो जॉब्स हैं वो स्ट्रिक्टली सिक्योर्ड हैं, जो कि फॉर्म ही वो बच्चे भर सकते हैं जिनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है। तो ये वो प्रॉब्लम कहाँ आएगी, वो एक्सेप्शन आ जाएगा किसका, इसका। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है 16 सब क्लॉज 1 में कि आप रेजिडेंस के बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। बट देन एक प्रोविजन बनाया गया था इनिशियली इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, वो प्रोविजन इवेंचुअली इलैप्स हो गया। बट देन आज भी ये प्रोविजन, इसका एक्सेप्शन जो है आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसके पास प्लेस ऑफ रेजिडेंस पे वो डिस्क्रिमिनेट करता है नौकरियां देने में। ठीक है, नथिंग अगेंस्ट आंध्र प्रदेश, बट देन दैट इज द रियलिटी। ठीक है, क्या हुआ था, क्योंकि एक आपका एक्ट था पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू द रेजिडेंस एक्ट ऑफ 1957, वो एक्सपायर हो गया कब, 1974 में। ठीक है, और क्या हुआ कि स्टेट को अगर लगता है कि कोई भी क्लास या कोई भी कास्ट एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं हो रही है, कहाँ रिप्रेजेंट नहीं हो रही है, इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो वो स्टेट के पास पावर है। जो स्टेट्स हेयर मीन्स स्टेट एज डिफाइंड इन आर्टिकल 12। ठीक है, स्टेट हेयर मीन्स स्टेट एज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 12। तो स्टेट के पास पावर है कि वो जो है रिजर्वेशन दे सकते हैं। ठीक है, ये थी बात 16 सब क्लॉज 1 की। अब 16 के सब क्लॉज एक्सेप्शंस भी हैं। ठीक है, जैसे वहाँ 15 के एक्सेप्शन थे वुमेन एंड चिल्ड्रन, यहाँ पे इसके 3-4 एक्सेप्शन हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं। तो 16 के बाद जो आर्टिकल है उसमें क्या बोल दिया कि भैया ठीक है, आप रेजिडेंस वगैरह पे या प्लेस ऑफ बर्थ पे या डिसेंट पे या रिलीजन पे या रेस पे या कास्ट पे या सेक्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करके। ठीक है, जो इसमें ग्राउंड्स हैं वो आर्टिकल 15 से ज़्यादा हैं, कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखो प्लेस ऑफ बर्थ और डिसेंट इसमें एक्स्ट्रा हैं, दो जो ग्राउंड्स हैं वो एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, तो क्या बोला उन्होंने कि पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेजिडेंस एज ए कंडीशन। तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो जो है अगर उसे लगता है कि कोई भी एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, तो या कहीं पे भी उसे लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो रेजिडेंस को प्रिस्क्राइब कर सकती है कि आपको अगर यहाँ नौकरी करनी है तो इस पर्टिकुलर जगह या इस पर्टिकुलर स्टेट के आप बाशिंदे होने चाहिए। यू शुड बी डोमिसाइल्ड इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, उस पर्टिकुलर स्टेट का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। ये पावर किसके पास है, ये पावर है पार्लियामेंट के पास। ठीक है, नाउ रिजर्वेशन कैन बी प्रोवाइडेड टू एनी बैकवर्ड क्लास दैट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। मैंने आपको बता दिया कि कोई भी क्लास अगर स्टेट को लगता है कि एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, तो उसके हक में जो है उस स्टेट जो है उसको लिए अलग से सीटें दे सकता है। ठीक है, एंड एक होता है कि ठीक है, कुछ चीज़ें जो होती हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो रिलीजियस नेचर के होते हैं। ठीक है, और उन्हें जो सरकार से फंडिंग भी मिलती है, सरकार उन्हें पैसा भी देती है, तो
कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि ठीक है, अगर ऐसी वहाँ कोई जॉब हुई, ऐसी रिलीजियस डिनोमिनेशन में जॉब कोई हुई, तो वहाँ पे आप किस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं? रिलीजन के बेस पे। ठीक है, कि भैया यहाँ जो है इस पर्टिकुलर रिलीजन का बंदा ही जॉब करेगा, या इस जॉब को जो है इस पर्टिकुलर रिलीजन का ही बंदा या व्यक्ति जॉब करेगा। ठीक है, नाउ मेंबर्स ऑफ एनी रिलीजियस डिनोमिनेशन शुड बिलोंग टू दैट रिलीजन। ठीक है, एंड अब ये जो फोर्थ वन है, ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6 में ऐड किया गया था। उसी के तहत ये रिजर्वेशन दिया जा रहा है कि स्टेट कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑफ अप टू 10% टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, क्योंकि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो रिजर्वेशन का प्रावधान है वो सोशल एंड एजुकेशनल बेसिस पे, इकोनॉमिक बेसिस पे नहीं था। तो उसको इकोनॉमिक क्राइटेरिया को ऐसा बेसिस मानने के लिए क्या करना पड़ा सरकार को? एक अमेंडमेंट लानी पड़ी, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिससे कि उन्होंने रिजर्वेशन तय किया किस आधार पर? इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर या इकोनॉमिक बेसिस पे। अब उसके बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इतनी ज़मीन होनी चाहिए या इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर है। अब देखो ओबीसी का जो 27% जो कोटा जब आया था, मंडल कमीशन ने दिया था, तो वो चैलेंज हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। उसको मंडल कमीशन केस के नाम से भी जाना जाता है। तो हुआ क्या कि जब वो चैलेंज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी वैधता को तो सही ठहराया, उसकी जो लीगैलिटी थी तो उसको सही ठहराया कि ठीक है इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। बट सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ कह दिया कि आप क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाएंगे, तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस कास्ट में भी मिलेगा आपको, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले जो रिजर्वेशन है उसमें भी मिलेगा। दोनों ही जो लार्जर जो ग्रॉस इनकम है वो 8 लाख है। ठीक है, 8 लाख से ऊपर जिसकी भी ग्रॉस इनकम है वो इन रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं उठा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोविज़न हैं, वो आप जाके देख सकते हैं, इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो मंडल कमीशन देखो, जब मंडल कमीशन कहानी सुनाते हैं आपको, 1979 में क्या हुआ कि मंडल कमीशन की स्थापना की गई। मंडल कमीशन वॉज ऑल्सो नोन एज द सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। ठीक है, बीपी मंडल जी उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, 1980 में उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी। ठीक है, अब 1979 में सरकार किसकी थी? मोनार्जी देसाई की। ठीक है, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी। उन्होंने रिपोर्ट में क्या कहा कि ठीक है, हाँ भाई ये अनएडुकेटेड रिप्रेजेंटेड तो हैं और ज़रूरत है कुछ क्लासेस को रिजर्वेशन देने की। तो उन्होंने 3743 कास्ट को बैकवर्ड कास्ट घोषित किया और बोला कि इनके हक में जो है आप 27% रिजर्वेशन का प्रावधान करें। तो बोला ठीक है। अब हुआ क्या कि 1980 में ये लागू नहीं हुआ। ये लगभग 10 साल के बाद, ठीक है, ये लगभग 10 साल के बाद 1990 में जब वीपी सिंह जी की गवर्नमेंट आई, ठीक है, तो ये मंडल कमीशन कब बना? 1979 में। किसके अंदर? मोनार्जी देसाई गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। क्या बोला इसने कि इतना 3743 कास्ट जो है बैकवर्ड है, इनके लिए आप 27% रिजर्वेशन का प्रावधान करें। बट ये इम्प्लीमेंट कब हुआ? आफ्टर 10 ईयर्स, जब वीपी सिंह जी की गवर्नमेंट आई। ठीक है, 10 साल के बाद ये 1990 में वीपी सिंह जी की गवर्नमेंट ने इसको जो है लागू किया। इसके बाद 1991 में जब आपका नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने इसमें 2 चीज़ें और ऐड कर दी थी। उस टाइम इकोनॉमिक बेसिस पर 10% जो आप आज EWS देखते हैं, ये उस टाइम भी दिया गया था 10%। तो ये चैलेंज हो गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था उस समय 10% को। ठीक है, और 27% वाले को सही ठहराया और बोला कि आप जो है इसके अंदर क्रीमी लेयर बनाइए। ठीक है, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाया गया था और क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट ओरिजिनल एक्ट में नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही लाया गया। ठीक है, तो रिजर्वेशन इन जॉब्स मिला। ठीक है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात की गई तो 16 में ही रिजर्वेशन इन प्रमोशन की भी बात होती है। वो क्या है कि समझा देते हैं आपको कि
एक मिनट। हाँ, रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात क्या हुई कि ओरिजिनली तो कोई बात नहीं हुई थी कि प्रमोशन में देना है या नहीं देना है, तो बोला सॉरी ओरिजिनल एक्ट में बोल देंगे प्रमोशन में भी दे देते हैं। तो बाद में 2-3 दिक्कत आने लगी, ठीक है। तो फिर स्टेट ने जो है अलग अलग वाया अमेंडमेंट के कुछ चीज़ें करी। एक अमेंडमेंट से तो उन्होंने ये किया कि जो भी सीटें, मान लिया इस बार 10 सीटें रिजर्व हुई किसी भी एक्स या ओबीसीज के लिए, ठीक है, उसमें से कैंडिडेट 8 ही मिले, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, एक इंदिरा स्वानी केस था, इंदिरा स्वानी केस था एक, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो टोटल रिजर्वेशन है वो 50% को एक्सीड नहीं कर सकता। मतलब 50, आप अगर 100 सीटें लाए हैं तो आप 50 से ज़्यादा सीटें रिजर्व नहीं करते हैं। आज के टाइम पे रिजर्वेशन लगभग 59 के आसपास पहुंच गए, ठीक है, 59 के आसपास पहुंच गया। ये कॉन्स्टिट्यूशन अभी चैलेंज है, बट देन इंदिरा स्वानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 50% लिमिट आप ब्रीच नहीं कर सकते हैं। अब दिक्कत क्या है कि आपने 10 सीटें रिजर्व कर दी, ठीक है, उसमें तो आपका 8 ही बच्चे मिले, ठीक है, तो कितने बच गए? 2। तो एक अमेंडमेंट एक्ट से सरकार ने क्या बोला कि ये जो 2 बच्चे हैं ये अगले साल की सीटों में काउंट नहीं होंगे, मतलब कैरी ऑन नहीं होगा, ये अलग ही क्लास मानी जाएगी, ठीक है, इसको जो है अलग ही माना जाएगा। मान लिया अगली बार फिर 10 सीटें आती हैं और टोटल 10 सीटें आती हैं, उसमें से 5 जो है रिजर्व्ड हैं और आपको 5 बच्चे मिल जाते हैं और 2 यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। तो 2 की 50% से ऊपर हो जाएगा रिजर्वेशन, बट इसको 50% ब्रीच नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कैरी फॉरवर्ड रूल कि 50% से ऊपर जो है नहीं माना जाएगा अगर सीटें जो हैं पिछले साल की हैं, ठीक है। ऐसे ही एक कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का रूल भी होता है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का रूल बहुत आप आसान भाषा में समझे तो ये होता है कि 2 बैच के बंदे, 2 बच्चे जो एक्स एंड वाई सेम बैच के हैं और एक्स जो है एक जनरल कैटेगरी से आते हैं और वाई जो है एक रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, ठीक है। तो वाई जो है उनको जो है उनके प्रमोशन के लिए जो है प्रावधान किए जा सकते हैं, वाई हो सकता है जल्दी प्रमोट हो जाए एक्स से। तो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी भी होती है, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा वो है, उसी में केसेस भी बहुत सारे हैं। तो भी आप इतना ही समझिए, इसको ज़्यादा अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे रिजर्वेशन प्रमोशन की आगे बात करूँ, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था, बट देन 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो है 1995 में उसको दोबारा ले आए थे, ठीक है। EWS में मैंने आपको बता ही दिया, EWS की कहानी वही है कि 10% रिजर्वेशन है किस में, आपका पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, और उसका जो बेसिस है वो सेम ही है जो पहले हम पढ़ के आए हैं कि 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। 5 एकड़ से एग्रीकल्चर लैंड ऊपर नहीं होनी चाहिए, रेजिडेंशियल फ्लैट नहीं होना चाहिए 1000 स्क्वायर फीट का, ठीक है। रेजिडेंशियल प्लॉट नहीं होना चाहिए 100 स्क्वायर से बड़ा। और ऐसा होता है कि बहुत बार क्या हुआ कि ज़मीनें अलग अलग ज़मीनें भी होती हैं लोगों की अलग अलग स्टेट में। तो ये भी रूल है कि जो ज़मीनें गिनी जाएंगी वो सारे स्टेट की मिल के गिनी जाएंगी, तब आपको क्राइटेरिया में डाला जाएगा, ठीक है। तो ये थी बात किसकी, रिजर्वेशन की। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमसे हमेशा पूछ सकते हैं, ठीक है। हमने जो भी बेस्ट पॉसिबल वे था आर्टिकल 15 एंड 16 को समझाने के लिए आपको मदद की। अब सो बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, बिफोर दैट अ स्मॉल टॉपिक दैट इज नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अब 1993 में जब रिजर्वेशन आया था तो इसके लिए प्रावधान तो था, बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उस टाइम नहीं थी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अभी 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ही बनी है, ठीक है। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी है। अगर आप इसको कहाँ आप पाएंगे इसको, आर्टिकल 338B में, 338B में, ठीक है। तो बेसिकली ये काम है कि कोई अंडर एक्सक्लूजन है, ओवर एक्सक्लूजन है, देखने के लिए कि लिस्ट सही है, जो ओबीसी वाली लिस्ट है ठीक है या नहीं है, उस सब का काम किसका है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का, ठीक है, अंडर आर्टिकल 338B एंड इट केम इनटू फोर्स वाया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ओके। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल 17 देख लेते हैं, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी।
ये एक ऐसी राइट है जो आपको स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के अगेंस्ट अवेलेबल है, ठीक है। किसके लिए अवेलेबल है? स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के अगेंस्ट अवेलेबल है, ठीक है। ये आप बात याद रखिएगा। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो अनटचेबिलिटी जैसी खराब प्रथाएं हमारे देश में एग्जिस्ट करती थी, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। तो आर्टिकल 14 ने क्या कर दिया? इट अबॉलिश दी प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। और इसको जो है लागू करने के लिए ना एक एक्ट भी लाया गया था। उसको इनिशियली तो अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट था 1955 का, क्या था? अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 का, बट इसको जो है बाद में चेंज करके ना इसका नाम इसको कर दिया गया था सिविल लिबर्टीज एक्ट कर दिया गया था। हाँ, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, इसका नाम क्या कर दिया गया था? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 कर दिया गया था, ठीक है। तो इसने जो है क्या करा? अबॉलिश कर दिया, पनिशमेंट दे दी कि अगर आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है संविधान के अंदर भी किया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 18 दैट इज अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की अगर मैं बात करूं तो जब देश आज़ाद हुआ तो लोग राव बहादुर, राय बहादुर इस प्रकार के जो है, जो कि एक क्लासिफिकेशन या एक क्लास डिस्टिंक्शन पैदा करती थी सोसाइटी के अंदर, यूज़ करते थे। तो आर्टिकल 18 ने ऐसे जो नाम है, ठीक है, एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन, एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन, ठीक है। एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन, ठीक है। जैसे प्रोफेसर हो गए, ठीक है, तो ये क्या है? एकेडमिक डिस्टिंक्शन है, ठीक है। कर्नल, मेजर, कैप्टन, नायक, लांस नायक, ये क्या है? मिलिट्री डिस्टिंक्शन है, ठीक है। ग्रुप कैप्टन, तो ये सब आप है ना, विंग कमांडर, अभिनंदन, ठीक है, वो अपना नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसको छोड़ के जो टाइटल्स थे, ठीक है, वो जो है यूज़ करने से मना कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। इसी का जो आर्टिकल 18 का जो 3 और 4 सब क्लॉज है ना, वो लोगों के लिए है जो कि बाहर से टाइटल लेंगे, और जब वो लेंगे, अगर कोई भी टाइटल लेते हैं तो उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लगती है। तो 1 में तो कह दिया कि आप टाइटल नहीं यूज़ करेंगे एक्सेप्ट फॉर द फील्ड्स ऑफ मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन, जैसे आप एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है ना, मेजर, प्रोफेसर, ठीक है। आर्टिकल 18 सब क्लॉज 2 क्या बोलता है कि द सेकेंड क्लॉज एंड द सब्सिक्वेंट प्रोविजंस आर फॉर नेशनल, इट फॉरबिड्स एन इंडियन नेशनल फ्रॉम टेकिंग एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन नेशन, ठीक है। और अगर आपको लेना भी है तो आपको राष्ट्रपति जी की परमिशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, राष्ट्रपति जी की परमिशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आर्टिकल 18(3) ऐसे इंडिविजुअल्स को रोकता है जो कि इंडियन सिटीजन्स नहीं है, बट देन they hold any office of profit or trust post under the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फंडेड हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट होल्ड करते हैं, तो उन्हें भी, अगर वो सिटीजन नहीं है देश के, बट उन्हें भी टाइटल कोई लेना है जो उन्हें बाहर देश से मिलने वाला है, तो उसमें प्रेसिडेंट की एसेंट लगेगी, ठीक है, प्रेसिडेंट की एसेंट लगेगी। प्रेसिडेंट की एसेंट का मतलब प्रेसिडेंट की मंजूरी लेगी, प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और 18(4) किससे डील करेगा? इट स्टेट्स दैट नो इंडिविजुअल वेदर सिटीजन और नॉन सिटीजन पोजेसिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और चैरिटी, ये बेसिकली उन लोगों की बात करता है, चाहे वो सिटीजन हो चाहे नॉन सिटीजन हो, ठीक है, जो कि एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या कोई भी पोस्ट होल्ड करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, उन्हें भी परमिशन लगेगी किसकी? प्रेसिडेंट की, अगर उन्हें कोई टाइटल बाहर से लेना है, ठीक है। अब एक कंट्रोवर्सी हो गई थी पद्मा अवार्ड्स के, तो उन्होंने पद्मा अवार्ड्स का जो, जैसे पद्मश्री हो गया, पद्म भूषण हो गया, है ना, तो इस केस में क्या हुआ कि जो ये पद्मा
रत्न है, भारत रत्न है, या पद्म भूषण या पद्मश्री है, ठीक है, आप इसे यूज़ तो कर सकते हैं, मतलब ये टाइटल्स के में नहीं है, बट लेकिन आप इसको ब्रैकेट में ही यूज़ करें नाम के बाद तो ज़्यादा बढ़िया है। पहले करते हैं तो अवार्ड वाले ने बोल दिया कि यार ये अवार्ड जो है फिर आपको से ले लिया जाएगा। तो पद्मा अवार्ड्स डज नॉट अमाउंट टू दी और कम्स अंडर डेफिनेशन ऑफ टाइटल अंडर आर्टिकल 18। तो ये थी बात किसकी, राइट टू इक्वालिटी की। कल हम क्या स्टार्ट करेंगे, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। सो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड इफ यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम यू कैन ऑलवेज ask us. Feel free to contact us. The contact number has been given in the description box. And till then, take care. Bye bye. Keep healthy and keep smiling. And I shall see you soon. Bye.